हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो समुद्रगुप्त की विजय के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। हम लोग आज समुद्रगुप्त की विजय के बारे में बात करने वाले हैं। जो इससे पहले मैं जो समुद्रगुप्त का प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें समुद्रगुप्त का बेसिक परिचय के बारे में अपन ने बात की थी कि बेसिक परिचय क्या है, उसका जीवन परिचय देखा था। आज जो बात करने वाले हैं दोस्तों वो आज समुद्रगुप्त की विजय अभियानों के ऊपर बात करने वाले हैं, उसकी युद्धों के रूप में युद्धों के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज का जो समुद्रगुप्त ने अपने जो विजय अभियान की शुरुआत की थी वो उत्तर भारत से की थी और उसने एक छोटा सा राज्य जो चंद्रगुप्त प्रथम ने उसको सौंपा था, उसको एक बड़े साम्राज्य के रूप में समुद्रगुप्त ने परिवर्तित किया। और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का ऐसा राजा था जिसकी साम्राज्य की सीमा काफ़ी विस्तृत थी और उसने एक बड़ा साम्राज्य बनाकर अपने उत्तराधिकारियों को क्या दिया। तो चलिए बात करते हैं समुद्रगुप्त की विजय के बारे में। समुद्रगुप्त का जो सोर्स है, समुद्रगुप्त की विजय का जो सोर्स है वो पूरा सोर्स कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। उसका जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे ही हमको उसकी विजय के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये स्रोत है वो हर्षेण का है, हर्षेण द्वारा लिखा गया है। मतलब जो उसका दरबारी कवि था हर्षेण, उसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। उसमें इस विजय को क्या मिलता है दोस्तों? उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले जो अभियान किया उसने, उसका जो विजय का प्रथम अभियान था वो 4 राजाओं के विरुद्ध था और वो उत्तर भारत के राजा थे, इसलिए इसे प्रथम आर्यावर्त का युद्ध भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रथम आर्यावर्त का युद्ध। तो पहला ये 4 राजा इस प्रकार हैं कि सबसे पहला अच्युत और दूसरा नागसेन, तीसरा कोतकुलर, चौथा गणपति नाग। इन चारों राजाओं को इन तीनों राजाओं को उसने उन्मूलन कर दिया, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। उन्मूलन का मतलब होता है बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दिया। इस राजा को, गणपति नाग को क्या है दोस्तों, उसने बंदी बना लिया था। इसके उत्तराधिकारियों को भी क्या है, उसने बंदी बना लिया। और दूसरा जो इसका अभियान मिलता है, फिर उसने उत्तर भारत को जीतने के बाद, ये राजाओं को जीतने के बाद उसने अपनी शक्ति का विस्तार दक्षिण भारत की ओर करना चाहा और उसने फिर उसके बाद दक्षिण भारत का युद्ध किया, दक्षिण भारत का अभियान किया। तो दक्षिण भारत का अभियान करते ही उसने क्या, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया और ये 12 राजाओं को क्या, दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया। और 12 राजाओं को हराने की जो इसने नीति अपनाई, जो इसने पॉलिसी अपनाई उनको हराने की, वो उस पॉलिसी को कहा गया है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। उस पॉलिसी को दोस्तों क्या कहा गया है? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। इसका मतलब होता है कि उसने 12 राजाओं को, जो दक्षिण भारत के जो 12 राजाओं थे उनको क्या है, उनको हराया और उनका युद्ध में हराने के बाद जो उनका राज्य लिया था उसको क्या कर दिया, वापस रिटर्न कर दिया। और उनको क्या है, उनसे केवल उसने टैक्स वसूला, यानी एक भेंट के रूप में क्या है, पैसे लिए उसने जो राजस्व है, राजस्व को क्या है, वसूला 12 राजाओं से। और उनका जो राज्य था वो राज्य वैसे का वैसा जो चलाने दिया उनको, जैसे पहले चला रहे थे। तो इससे क्या है कि एक एहसान टाइप का हो गया और वो अपने मतलब खुद ही सप्रेम भेंट, यानी खुद ही वो क्या दे रहे हैं, उसको टैक्स दे रहे हैं। तो इसने सिर्फ 12 जो दक्षिण भारत के जो 12 राजाओं थे उनसे केवल क्या वसूला दोस्तों, उनसे केवल टैक्स वसूला। इसने उन पर क्या प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं किया, डायरेक्ट शासन नहीं किया इसने, यानी इनडायरेक्ट शासन किया। ठीक है, तो इस नीति को क्या कहा गया? गृह मोक्षानुग्रह नीति। और कालिदास है जिसने रघुवंशम नाटक लिखा हुआ है, इनका फेमस नाटक है रघुवंशम में इन्होंने इस विजय को, जो दक्षिण भारत की जो विजय थी, इस विजय को इन्होंने धर्म विजय कहा है। धर्म विजय कहा है, और धर्म विजय किस परिप्रेक्ष्य में क्या है, किस सेंस में कहा है? कालिदास ने इस सेंस में कहा है धर्म विजय कि इसने जो युद्ध में जीतने के बाद उसको वापस रिटर्न करने की नीति को इसने क्या किया, इसने उस वापस करने की नीति को कहा है क्या, धर्म विजय। और एक राय चौधरी हैं, कौन है? हिस्टोरियंस राय चौधरी, इन्होंने दक्षिण विजय को भी धर्म विजय कहा है। धर्म विजय दोनों ने कहा है, लेकिन इन्होंने किस सेंस में कहा है? राजाओं से
कालिदास ने रघुवंशम जो नाटक है वो उसमें ये वर्णित किया है कि समुद्रगुप्त ने जो दक्षिण भारत के जो राजा थे उनको पहले हराया और उसके बाद हराने के बाद क्या उनका राज्य जो वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। इस नीति को कालिदास ने क्या कहा है, धर्म विजय। जबकि इतिहासकार राय चौधरी ये कहते हैं, इतिहासकार राय चौधरी का कहना ये है कि दक्षिण भारत के समस्त राजाओं को एक के बाद लगातार हराने की जो प्रथा है, समुद्रगुप्त ने इस प्रथा को जारी रखा और इस विजय को क्या कहा है, राय चौधरी ने धर्म विजय कहा है। तो बिटवीन आर डिफरेंस इन कि ये कालिदास कह रहे हैं कि राज्य को जीत के वापस लौटाने को धर्म विजय, और राय चौधरी क्या कर रहे हैं, राय चौधरी ये बोल रहे हैं कि जो लगातार दक्षिण विजय की है समुद्रगुप्त ने, उस विजय को इन्होंने क्या है, धर्म विजय नाम दिया है। ठीक है, इसमें धर्म विजय और ये दक्षिण भारत के जो राजा थे वो किन किन के कौन कौन से 12 राजा होते, तो इसमें इनका नाम भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से। इनमें सभी राजाओं का नाम ध्यान नहीं रखना है दोस्तों, इसमें सिर्फ वो ही 3 से 4 राजा ऐसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और पूछने की उनकी संभावना लगातार बनी रहती है ना। तो पहला जो कौशल राजा है, कौशल का राजा कौन था, महेंद्र, कौशल राज था और राजा कौन था इनका, महेंद्र। दूसरा महाकांतर, महाकांतर का जो राजा था वो कौन था, व्याघ्रराज। कोराल का मंटराज, कोराल का जो राजा था वो कौन था दोस्तों, मंटराज था। एरंडपाल का राजा कौन था दोस्तों, दमन। और कोटुर का स्वामी दत्त। अवमुक्त, इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये अवमुक्त का क्या था, अवमुक्त का नीलराज था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी और बेगी का हस्तिवर्मा, पालक का उग्रसेन, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। देवराष्ट्र का कुंवर और कुस्तलपुर और कांची, ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये राजा जो अवमुक्त का कौन सा, नीलराज है। पृष्ठपुर का क्या है, महेंद्रगिरी है। कांची का विष्णुगुप्त है। और कुस्तलपुर का कौन सा है सर, कुस्तलपुर का कौन सा है दोस्तों, धनंजय। तो इन राजाओं का नाम अब उनको याद रखना है। ये 12 जो राजा, इनमें से 4 राजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें जो सबसे दक्षिणतम राजा था, सबसे दक्षिणतम राजा कौन सा था दोस्तों, दक्षिणतम राजा था कांची का विष्णुगुप्त। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अंतिम राजा कौन था, दक्षिण भारत का जो अंतिम राजा था, जो समुद्रगुप्त ने उसको जीता था, वो कौन सा राजा था, तो कौन सा है, कांची का विष्णुगुप्त था। और कुस्तलपुर का कौन था, धनंजय। तो ये दक्षिण भारत के अभियान के बारे में जानकारी है ना। दक्षिण भारत के अभियान इस प्रकार इसने क्या किया, समुद्रगुप्त ने जीता दक्षिण भारत के अभियान को, है ना। इसके बाद दोस्तों आता है समुद्रगुप्त का द्वितीय अभियान, आर्यभट्ट का द्वितीय अभियान या द्वितीय युद्ध भी कह सकते हैं उसको, सेकेंड वॉर। और इस युद्ध में क्या होता है, अभी जो राजाओं को, दक्षिण भारत के राजाओं को, 12 राजाओं को हराया गया था। अब क्या है, ये लौट के कहाँ पे आया, उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में इसने क्या किया दोस्तों, उत्तर भारत में इसने फिर से 9 राजाओं को हराया, 9 राजाओं को हराया इसने उत्तर भारत में। और इनमें क्या, इन राजाओं को हराने के बाद, इन 9 राजाओं को हराने के बाद दोस्तों इसने उन पर क्या, डायरेक्ट शासन किया। दक्षिण भारत की नीति थी इनडायरेक्ट शासन की, लेकिन उत्तर भारत की नीति को क्या किया दोस्तों, इसने डायरेक्ट शासन किया। इस पर डायरेक्ट शासन की इसने प्रसवोद्धरण की नीति को अपनाया। दक्षिण भारत में कौन सी नीति को अपनाया, प्रसवोद्धरण की नीति को इसने अपनाया। इसमें क्या, डायरेक्ट शासन किया, यानी उन राजाओं का शासन क्या है, जड़ से उखाड़ फेंका और बिल्कुल पूरी तरह उनको नेस्तनाबूद करके उनके राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया और उन पर क्या प्रत्यक्ष रूप से क्या किया, शासन किया, है ना, अपने राज्य में मिला के। तो इसमें कौन कौन से 9 राजाओं थे जिनको इसने समुद्रगुप्त ने हराया। वो सबसे पहला राजा था रुद्रवर्मा, सेकंड था मित्तल, तीसरा नागदत्त था, चौथा चंद्रवर्मा था, 5वां गणपति नाग था, 6वां नागसेन, 7th अच्युत और 8 नंदी और 9वां कौन था, बलवर्मा था। अब आप इसमें 1-2 राजा ऐसे हैं जो पहले ही हरा चुका है, लेकिन पहले हराने के बाद ये जब दक्षिण भारत में गया तो इन राजाओं ने अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया
और फिर उसको द्वारा इनको हराया गया, और इनका द्वारा हराने के बाद इसने क्या किया, इसने द्वारा हराने के बाद उनके राज्यों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका और अपना डायरेक्ट शासन कर लिया, है ना, उनको अपने राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। और इस विजय के बाद ये पूछा जाता है इसमें कि उत्तर भारत में कौन सी नीति को इसने इस्टेब्लिश किया है, तो इसमें क्या, प्रसवोद्धरण की नीति को इसने क्या उत्तर भारत के राजाओं के प्रति अपनाई। और इसी युद्ध के बाद, ये नोट करके आप एक लिख लीजिएगा, इसी युद्ध के बाद क्या हुआ, इसी युद्ध के बाद इसने तुरंत इसके युद्ध के बाद समुद्रगुप्त ने एरण की विजय की। एरण कहाँ पे, एमपी में। मैंने इससे प्रीवियस ईयर वीडियो है उसमें ही मैंने आपको बताया था कि एरण विजय में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उसमें एरण अभिलेख इसका क्या, उत्तर भारत का क्या था दोस्तों, एरण अभिलेख उत्तर भारत का इसका अंतिम अभियान था। और इसी एरण लेख में, जब इसने एरण को विजय किया और इसी में एरण में एक लेख लगवाया अपनी विजय का, और उसमें इस एकमात्र ऐसा लेख है जिसमें इसकी पत्नी दत्त देवी का उल्लेख मिलता है। तो एरण लेख ऐसा है, मैंने इस बात को प्रीवियस इस वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि एरण लेख में इसकी पत्नी दत्त देवी का उल्लेख मिलता है। और ये उत्तर भारत की क्या है, इसकी अंतिम विजय। दक्षिण भारत की अंतिम विजय कौन सी थी, कांची का विष्णुगुप्त था। और ये उत्तर भारत की अंतिम विजय कौन सा, एरण कहाँ पे, एमपी में, एमपी के सागर जिले में, है ना। तो ये क्या है, आर्यव्रत के द्वितीय युद्ध अभियान हो गया। अब इसके अलावा इसने इन राजाओं को जीतने के बाद इसने कुछ सीमावर्ती राज्य थे या कुछ ऐसी जनजातियाँ थीं जो इनको भी इसने क्या हराया। इनके बाद जो बची जातियाँ थी, जैसे इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आठविक राज्य थे। आठविक राज्य मतलब ये जनजातियाँ थी, जो 18 जनजातियाँ थी। ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में थी, ये यूपी के गाजीपुर, यूपी के क्या दोस्तों, यूपी के गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर से लेकर एमपी के जबलपुर तक, यूपी के गाजीपुर से लेकर दोस्तों क्या, एमपी के जबलपुर तक। तो ये जो जनजातियाँ थी, आठविक जनजातियाँ दोस्तों, ये क्या थी, ये यूपी के गाजीपुर से लेकर एमपी के जबलपुर तक के बीच में जो जनजातियाँ थी वो 18 जनजातियाँ थी। 18 राज्य मतलब जनजातियाँ, आठविक जनजातियों के क्या थे दोस्तों, 18 राज्य थे। और इन 18 राज्य थे, इन 18 राज्यों के विरुद्ध जो इसने नीति अपनाई, इनको हराया और इनको परिचारीकृत नीति इनके विरुद्ध अपनाई। अब इसने जो 3 पॉलिसियाँ अपनाई हैं, आप 3 पॉलिसियों को ध्यान रखना। एक तो उत्तर भारत में इसने प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई। सेकंड नंबर भी जो 18 जनजातियाँ तो उनके विरुद्ध परिचारीकृत नीति अपनाई। और तीसरा दक्षिण भारत के राजाओं के प्रति कौन सी नीति अपनाई, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई। तो ये इसमें जो नीति अपनाई इसने वो परिचारीकृत नीति थी। इसको क्या, इन 18 जातियों को इसने दास बनाया। और किसके विरुद्ध अपनाई थी, ये 18 आठविक राज्य थे, उनके विरुद्ध क्या दोस्तों, इसने ये वाली नीति का क्या किया, नीति को अपनाया। और इसके अलावा इनको जीतने के बाद इसके अलावा इनके जो सीमावर्ती राज्य थे, इन विजय अभियान के बाद जो सीमावर्ती राज्य थे उनके उनको भी इसने क्या किया, उनको भी इसने हराया। सीमावर्ती राज्य में जैसे बात करूँ मैं, समतट जो वर्तमान का बांग्लादेश है, अभी वर्तमान का क्या है, बांग्लादेश, जो सीमावर्ती राज्य थे उनमें समतट जो वर्तमान का भी बांग्लादेश है। और डोवाक की बात करूं, डोवाक की अगर मैं बात करूं तो डोवाक का है असम से, क्या थे, असम, डोवाक असम। और कामरूप असम का डोवाक जनजाति थी और ये भी असम में था, ये भी क्या, ये असम में। तीसरा नेपाल, जो वर्तमान का भी नेपाल है, आधुनिक नेपाल, वर्तमान का नेपाल, है ना। और इन तीनों इनके अलावा एक राज्य और था, इनके अलावा जिसका नाम था कर्तपुर। इनके अलावा एक राज्य और था इनका, वो 5वां यहाँ पर लिख लीजिए, कर्तपुर। तो ये 5 राज्यों के प्रति इसने कौन कौन सी नीति बनाई,
सर्वकृतान, आज्ञाकरण, आज्ञा पालन या आज्ञाकरण या प्रणाम आगमन, इन तीनों राजाओं के प्रति इसने ये वाली नीति अपनाई। सीमावर्ती जो राज्य थे इसमें क्या सर्वकरदान में यानी सब प्रकार का ये क्या लेता था, इनसे कर लेता था। दूसरा आज्ञाकरण यानी ये उसके आज्ञा पालन से काम करते थे, जो भी ये बोल देता था वो क्या करते थे, ये लोग उनको उसके आदेश को क्या करते फॉलो करते थे। तीसरा प्रण आगमन यानी इसके राज्य में क्या ये उपस्थित होते थे, यानी उसकी सभाओं में क्या करते थे, ये उपस्थित होते रहते थे। तो ये नीतियों का पालन दोस्तों इसने किन राजाओं के प्रति अपनाया था, इसने सीमावर्ती जो राज्य थे उन राजाओं के प्रति क्या ये नीति को अपनाया, तीनों नीतियों को। तो आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा ये समुद्रगुप्त के विजय अभियान है। और ये आप देख सकते हो कि इसने कितने राजाओं को हराया, और जो छोटा साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम का जो छोटा साम्राज्य था इसने उसको काफ़ी बड़ा साम्राज्य, विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। और इसीलिए समुद्र को इन अभियानों को देखते हुए, इसकी विजय को देखते हुए जो विसेंट ऑथर स्मिथ हैं, जो हिस्टोरियंस है विसेंट ऑथर स्मिथ, B.A. स्मिथ उसको बोलते हैं शॉर्टकट में, तो उन्होंने इसकी विजय अभियान को ये विजय अभियान को देखते हुए उसको क्या कहा है, इसको भारत का नेपोलियन कहा है। तो आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा कि समुद्रगुप्त की विजय का जो टॉपिक है वो आपका क्या है, आज क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इसका ये समुद्रगुप्त का काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मैं इसका एक प्रीवियस ये वीडियो बना दिया और आज ये विजय अभियान का मैंने लेक्चर लिया। इसके बाद इसका जो सिक्के हैं, इसने किस प्रकार के सिक्के चलाए, उन सिक्कों के बारे में अपन बात करने वाले आगे, है ना, आगे बात करने वाले हैं। एक और थोड़ा सा टॉपिक है, एक हर्षण पर्टिकुलर एक टॉपिक हर्षण पे लेकर आएंगे, उसमें बात करेंगे कि हर्षण की जो प्राग प्रस्तुति है, उन प्राग प्रस्तुति को किस भाषा में लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया है, उसमें क्या क्या उल्लेख मिलता है, क्या क्या उल्लेख नहीं मिलता है। बाकी समुद्रगुप्त का सब कुछ उल्लेख मिलता है उसमें पूरी नीति के बारे में, लेकिन कुछ 2-3 बातें हैं जो समुद्रगुप्त की प्राग प्रस्तुति में क्या है उल्लेख नहीं किया गया, उन बातों की चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, है ना, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।